हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हम अभी तक कर चुके हैं एसिड्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या होती हैं, प्रिपरेशन कैसे होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जस्ट लास्ट क्लास का एक रिकॉल कर लेते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपको चीज़ें याद रखनी है मैं सिर्फ वही बताऊँगा आज। ठीक, आपको रिएक्शंस नहीं बताऊँगा क्योंकि रिएक्शंस हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, टाइम लग जाएगा ना फिर उसमें। तो जो आपको चीज़ें मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बताई थी, सबसे पहले जो आपको चीज़ें याद रखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, राइट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एसिड जब भी किसके साथ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर उसके बाद क्या बताया था, एसिड जब भी किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना देगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एसिड जब भी मेटल सल्फाइड के साथ या मेटल बाइसल्फाइड के साथ ठीक है रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2 रिलीज करता है। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि जो ये है ना, जैसे मान लो NaHCO3 है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड भी दिख जाए कहीं तो आप घबराना मत, कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपको पता ही है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, जब भी आप एसिड को रिएक्ट करोगे किसके साथ, मेटल सल्फाइड के साथ, सल्फाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेटल सल्फाइड के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। सेम वैसे ही जब भी हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस में क्या बताया था, बेसिस में जब अमोनियम का सॉल्ट होता है तो उससे बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया निकलता है। सेम वैसे ही कोई भी मेटल का क्लोराइड होता है या सल्फेट होता है, जैसे मेटल का सॉल्ट होता है, वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक ऐसा सॉल्ट मिलता है जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, इनसॉल्युबल PPTs की फॉर्म में निकलते हैं। जिसमें हमने क्या बात की थी, कॉपर, उसमें हमने सॉल्ट्स की बात की थी ना, कौन कौन से बात की थी, एक सेकंड, इसमें मैं ब्लैक वाला यूज़ करता हूँ। देखो, एक हमने सॉल्ट बात किया था वहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस। ये कैसा बताया था, ये होता है आपके लिए कैसा बताया था, ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर बोला था। सेकंड बताया था FeOH का होल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता था, ये ब्राउन कलर का बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा बताया था एक ZnOH का होल ट्वाइस का, ये कैसा बताया था, ये वाइट बताया था, जिलेटिनस वाइट, ठीक है, जिलेटिनस वाइट बताया था। इतना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एसिड रेन के बारे में बात की थी, तो एसिड रेन में हमने बोला था कि सल्फर के पॉल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड के पॉल्यूटेंट, कार्बन के पॉल्यूटेंट, नाइट्रोजन के पॉल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स को, सॉइल को, ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को, एक्वाटिक लाइफ को हार्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो पिछले वाला लेक्चर देखना, बहुत इजीली सबको समझ में आएगा। रिएक्शंस, हर एक रिएक्शन को रट्टा मारने नहीं बैठना है, टाइम वेस्ट है, ये चीज़ें याद करो, रिएक्शंस याद हो जाएंगी, गारंटेड है उसमें, ठीक है। हर एक रिएक्शन को याद, कब कितनी रिएक्शंस करोगे, देयर आर इनफाइनाइट रिएक्शंस इन द केमिस्ट्री, ठीक है। यू कैन नॉट
रेक्टिफाई ईच एंड एवरी रिएक्शन, हर एक चीज़ का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप ये चीज़ें याद रखो, ठीक है। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एप्लीकेशंस कुछ तो होनी चाहिए, ठीक है, कहीं फ़ायदा। तो सबसे पहले एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एसिड्स का यूटिलाइजेशन, सबसे पहले बोरिक एसिड आपने सुना होगा नाम, अगर नहीं सुना है तो देख लो। दिस इज द बोरिक एसिड, आंखों में आई ड्रॉप्स पड़ती है ना बोरिक एसिड की, ठीक है, तो आई ड्रॉप्स में यूज़ होता है। पहला हो गया आई वॉश में बोरिक एसिड। सेकेंड, फूड प्रिजर्वेशन में सिट्रिक एसिड। जनरली सिट्रिक एसिड अगर आप कभी जूस निकलवाने गए होंगे, ठीक है, या जो भी फूड्स रहते हैं बेसिकली, जिनको आप जैसे फॉर एग्जांपल जिनको प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है, मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप्स के फूड्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है, ठीक है, फॉर प्रिजर्वेटिव। दिस इज सिट्रिक एसिड, ठीक है, दीज आर द ग्रैन्यूल्स ऑफ सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट, इंक स्टेन रिमूवर, ऑक्सैलिक एसिड यूज़ होता है। इंक स्टेन रिमूवर जनरली अगर दाग लग गया इंक का, तो उनका उसका स्टेन जो दाग होता है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, इंक स्टेन रिमूवर के बाद फ्लेवरिंग ड्रिंकिंग, तो ये तो आप सबको पता है, कार्बोनिक एसिड पड़ता है, ठीक है, फ्लेवरिंग के लिए। जो आप स्प्राइट पीते हो, कुछ भी कोक पीते हो, वही ये चीज़ है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अरे जो घर में, ठीक है, खाने में पड़ता है, ठीक है, खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा बोल रहा हूँ, खाने वाला जो केक्स में पड़ता है जनरली, ठीक है, उसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है, केक्स में बेकिंग पाउडर पड़ते हुए देखा होगा आपने। नेक्स्ट, कुकिंग, एसिटिक एसिड, भाई सबको पता है, विनेगर, चाउमीन में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, पिकलिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को साफ करता है, जो मेटल में दाग लगे हो ना, तो मेटल को साफ किया जाता है। देखो पहले ये था, आफ्टर पिकलिंग ऐसा हो गया, तो बेसिकली वो कुछ नहीं करता, अपर लेयर निकाल देता है, बस रिएक्ट करवा के अपर लेयर निकाल देता है, ठीक है। तो ये हैं एसिड्स के यूजेस। नेक्स्ट, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक, पिकलिंग ऑफ मेटल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंटेनर होता है। आपने देख, आप अगर केमिस्ट्री लैब में घुसोगे तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कोई ना कोई बोतल दिखी जाएगी, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होता है। अब बेसिस की अगर मैं बात करूँ, तो बेसिस में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। लैब में जाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको ऐसे मिलेगा, वाइट पैलेट्स की फॉर्म में। हाथ में डायरेक्टली मत उठाना उस चीज़ को, ठीक है, वो हाथ के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है, एकदम हीट लगती है हाथ में, ठीक है, छाले भी हो सकते हैं, स्किन निकल सकती है, तो थोड़ा सा हैंडल विथ केयर, ठीक है, पिघल जाता है वो हाथ में, बहुत कम उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, CaOCl2, CaOCl2 होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ है उसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बनाने में यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट, एंटासिड की तरह, याद करो लास्ट क्लास में बताया था, एंटासिड में क्या यूज़ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर की अगर मैं बात करूँ, फायर एक्सटिंग्विशर क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप डालते हो, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मतलब जितने भी एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं वो उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, ठीक है। आपको पता है जो आप पानी पीते हो, ठीक है, जो टैप वाटर आप लेते हो उसमें एक्सेस में मिनरल्स होते हैं, अगर आप डायरेक्टली उसको नदी से या नालों से, मतलब जो भी नदी से या डायरेक्टली सोर्सेज से लोगे तो, ठीक है, क्योंकि हमारी नदियाँ इतनी पॉल्यूटेड होती हैं कि उनको क्या करना पड़ता है, हमें ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। शायद 9th में 2nd चैप्टर में आपका जो इज मैटर अराउंड अस प्योर है, उसमें हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर किया हुआ है, आप वीडियोस में उसको देख सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ग्रीस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रीस रिमूवल की तरह काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने बात कर ली यूजेस ऑफ एसिड्स, यूजेस ऑफ बेस, एप्लीकेशन बेस्ड है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, MCQ बेस्ड में नया पैटर्न है, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, ओके। तो अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को जितना हो सके सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश की जा रही है आपके लिए, राइट। चलो, इंडिकेटर्स क्या हुआ, इंडिकेट करने वाली चीज़, दैट इज इंडिकेटर, सही बात है।
जो हमें बताए कोई भी चीज़ एसिडिक है, केमिस्ट्रिक लैंग्वेज में कोई भी चीज़ बेसिक है, वो क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया। ओके ना। पहला पीएच स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं, दूसरा फिनोफ्थलीन, तीसरा दिख रहा है मिथाइल ऑरेंज, चौथा टर्मरिक। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इंडिकेटर्स हैं। हमें क्या बताती हैं, कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस, एसिड है या बेस, बाय चेंजिंग कलर, चेंज इन कलर, कलर चेंज करके। तो इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर्स क्या है, दे आर द वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बात क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच चेंज कलर इन अकॉर्डेंस विद द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स भी होते हैं, नॉर्मल जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन अभी हम नॉर्मल बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कलर चेंज से हमें पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बता देते हैं, कोई भी कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है वो बता देते हैं। नेक्स्ट, इंडिकेटर डिसोसिएट स्लाइटली, ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेंगे इन अ सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग आयंस एंड डिसोसिएट मॉलिक्यूल्स, द कलर ऑफ द आयंस प्रोड्यूस इज डिपेंडेंट ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ पीएच। मतलब क्या हुआ, ऑफ द मीडियम, मतलब पीएच है, आपने स्ट्रिप्स डुबोई तो जो स्ट्रिप्स हैं वो क्या हो गई, सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट की, वहाँ से आयंस निकले, उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किए और क्या कर दिया उन्होंने एक पर्टिकुलर सॉल्ट बना दिया, कुछ बनाया, लेकिन उससे क्या हो गया, कलर में चेंज आया। और वो डिपेंड किस पे करेगा, हाइड्रोजन आयन कितने, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना अलग अलग डिफरेंट टाइप का कलर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ अ मीडियम। किसी भी मीडियम की पीएच वैल्यू क्या है, कोई कोई बोलता है सर ये पीएच क्या चीज़ है, ठीक है, कोई बोलता है सर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन है, कोई बोलता है कुछ, ये एक वेरिएबल है। जो पी है ना इसमें, स्मॉल पी, ये क्या है, एक वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। जैसे मैथ्स में एक्स होता है, वेरिएबल होता है ना, तो वैसे इसमें भी ये हमें बेसिकली अमाउंट या वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन को दिखाने के लिए बताया गया है, पीएच। ठीक है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी है किसी भी सॉल्यूशन में, वो हम उसके पीएच से पता लगाते हैं। ठीक है, देखो पीएच वैल्यू बेसिकली क्या चीज़ है, पीएच वैल्यू इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिदम। तो पीएच को एक फॉर्मूला है ये पूरा, माइनस लॉग ऑफ द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, देखो अगर आप आईसीएससी बोर्ड से हो तो आपको लॉग्स पता होंगे, सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, तो आपको लॉग्स सीखने पड़ेंगे अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो, क्योंकि लॉग्स इतने आसान नहीं, लॉग्स मैथ्स की अलग से एक ब्रांच आती है। ठीक है, लॉगरिदमिक वैल्यू अगर आपको समझ में आता है तो ये वाला सेशन आप देख लो, ठीक है, नहीं आता है तो ये वाला पीएच वाला पार्ट, इतना सा पार्ट आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। ओके, क्योंकि आईसीएसई में लॉग्स हैं, सीबीएसई में नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा लॉग्स में प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो लॉग्स बेसिकली क्या होते हैं, एक मैथमेटिकल आप बोल सकते हो यूनिट होती है या मैथमेटिकल टूल होता है जिससे आप वैल्यूज़ को निकालते हो, बड़ी बड़ी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को लॉग्स की टर्म में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कुछ टर्म्स जैसे होती है ना इसमें, जैसे हम बोलते हैं कि log a इंटू लॉग इंटू बी, इसको हम लिखते हैं log a प्लस log b, राइट। फिर होता है log a का पावर x इज इक्वल टू x log a, ठीक है, log 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ये चीज़ें आपको मैथ्स में बहुत डिटेल में बताई जाएंगी। ठीक है, आपके स्कूल में अगर आप टीचर से पूछोगे, कंसल्ट करोगे तो वो बता देंगे आपको। ठीक है, इजी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है लॉग। ठीक है, तो हम बात करते हैं, नहीं तो 11th क्लास में जब हम करेंगे तो मैं आपको लॉग के बारे में आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, 11th में जब केमिस्ट्री पढ़ने शुरू करेंगे ना, तो स्टार्टिंग के मैथमेटिकल टूल्स में आपको बता दूंगा। राइट, चलो नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स इन लीटर। मोल्स, ये टर्म याद होनी चाहिए आपको, चाहे आप सीबीएसई के हों चाहे आईसीएसई के हों। सीबीएसई वाले 9th में पढ़ चुके हैं मोल क्या होता है, आईसीएसई वाले 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोल्स पता होना चाहिए आपको। मोल्स क्या होती है, इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट। ठीक है, मेजरिंग यूनिट है नहीं अमाउंट की। ठीक, तो यहाँ पर इट रिप्रेजेंट द, जो पीएच वैल्यू है ये बताती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड एल्कली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन। ओके, तो
H प्लस आयन कंसंट्रेशन की फॉर्म में ये बात होती है, राइट। अब देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर pH जो होता है वो होता है माइनस लॉग H प्लस, राइट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा जो वाटर है, वाटर में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, जो हाइड्रोजन आयन, जैसे वाटर का एक कंटेनर आपने लिया, ठीक है, तो इसमें देखा गया कि जो वाटर है, वाटर किस में टूट सकता है, ये टूट सकता है H प्लस और OH माइनस में, ये तो सबको पता है। तो ऐसा देखा गया कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन है 1 लीटर में वो है 10 टू द पावर -7 और OH माइनस की भी है 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो H प्लस और OH माइनस एग्जैक्टली सेम है, H प्लस और OH माइनस एग्जैक्टली सेम है। और आपको पता है कि इफ़ तो वाटर का कितना हो गया pH हो गया माइनस लॉग 10 टू द पावर -7, किसी को सीखना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पावर है मैंने आपको क्या बताया था, लॉग A का पावर जो x है वो क्या हो जाता है, पावर जो होती है वो सामने आ जाती है, x इंटू लॉग A हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7 आ गया, इधर लॉग 10 हो गया, राइट। लॉग 10 की वैल्यू कितनी बताई थी, तो लॉग 10 की वैल्यू बताई थी 1। तो यहाँ पर जो pH आ गया वाटर का कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 1 दैट विल 7। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना, कोई भी कैसा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH कैसा होता है, 7, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, राइट, पक्का। अब फिर उन्होंने बोला कि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन, इफ़ H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। और इफ़ H प्लस की कंसंट्रेशन कम होती है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज खाते हैं, क्यों कंफ्यूजन होता है, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा मैथ्स आपको पता होगा, 10 टू द पावर -7 में से अगर मैं इसको 10 टू द पावर -6 कर दूँ, और तो बेस कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम ही तो है। टोटल कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको करूँ टोटल, तो ये 10 टू द पावर -14 हो जाता है। तो हमेशा इतना ही रहना चाहिए। ये है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बेसिकली, राइट, प्रोडक्ट ऑफ, ये है प्रोडक्ट ऑफ H प्लस और OH माइनस, राइट। ये कांस्टेंट होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट, हमेशा होना चाहिए कांस्टेंट। तो 10 टू द पावर -14 तो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर ये 10 टू द पावर -6 हुआ एसिड, ये H प्लस है और ये OH माइनस है, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि कौन सा बड़ा है, 10 टू द पावर -6 बड़ा है या 10 टू द पावर -8 बड़ा है। हमने पढ़ा हुआ है ना कि नेगेटिव में जब भी चीज़ें क्या होती हैं, घटती हैं, तो वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है नेगेटिव में। हमें पता है ना -6 जो है, -6 बड़ा है -8 से, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन बड़ा हुआ ना, H प्लस का कंसंट्रेशन बड़ा हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई भी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन जो है H प्लस आयन का, ऑफ H प्लस आयन जो है वो 10 टू द पावर -6 है, तो ये H प्लस आयन ज़्यादा है ना, H प्लस आयन इंक्रीज हो गए, H प्लस आयन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो उस केस में, ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन जो pH होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, माइनस लॉग 10 टू द पावर -6 दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हो। तो यानी pH घट गया, तो आप बोल सकते हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा pH घटता चला जाएगा। समझ में आई बात, पक्का ना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो 5 मिनट थोड़ा सा पीछे करके वापस से देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि pH बढ़ता है, ठीक है, तो बेसिक कंडीशन आ जाती है। अब बताता हूँ वो भी, pH बढ़ेगा तो यानी OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस की घट जाएगी। तो अगर मैं बोलता हूँ फॉर अ सॉल्यूशन, अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूँ, H प्लस की कंसंट्रेशन को घटा दूँ, H प्लस की कंसंट्रेशन मैंने बोल दिया 10 टू द पावर -9 है, तो कम हो गई ना, ठीक है।
तो कम हो गई, तो OH माइनस की कंसनट्रेशन कितनी हो गई, वो 14 से कम कर दो, -5, यानी यहाँ पर OH माइनस जो है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, H प्लस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मुझे इसका pH निकालना होगा तो क्या करूँगा मैं, सेम वही H प्लस से ही करना है, तो माइनस लॉग H प्लस हुआ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, माइनस लॉग 10⁻⁻9, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 आ गया। तो देखो H प्लस की कंसनट्रेशन कम हुई ना, H प्लस की कंसनट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, तो pH क्या हो गया, बढ़ गया। अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, 7 है तो न्यूट्रल, ठीक है, ग्रेटर देन 7 है तो यहाँ पर अगर 7 ज़्यादा है और एसिड का उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर 7 से भी ज़्यादा है तो बेस। ये चीज़ आप याद रखना, वैल्यूज़, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये कंटेंट आपको पता होना चाहिए बस। अगर pH की अगर मैं बात करता हूँ, pH, बेस का pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, और एसिड का pH 7 से कम होगा। ओके, जितना कम उतना ख़त्म, उतना ही खतरनाक एसिड। इवन जो हमने बात की थी, कौन सा था वो, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड था ना जो, वो कैसा था, उसकी तो नेगेटिव में होती है pH। बिल्कुल सही बात, नेगेटिव में -0.9, -0.10, -0.11, -2.9, -9 ऐसी भी होती है। मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव में कम होती जाएगी वैल्यू, उतना ही भयंकर एसिड। ठीक है, समझ में आया इंडिकेटर्स का रोल। ये हमें बताता है कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अब कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं जनरली 2 टाइप के, पहला कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर, दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर। फ़र्क क्या है दोनों में, कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर हमें सिर्फ इतना बताता है सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, बस। ओके, हमें उस एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता लगेगा, बेस की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता लगेगा। जैसे फिनोल्फथलीन है आपके पास, मिथाइल ऑरेंज है आपके पास, ये नहीं बता पाते। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो pH होता है, pH पेपर होता है, लिटमस पेपर जिसे हम बोलते हैं, वो हमें स्ट्रेंथ बता देता है। कैसे, बाय चेंजिंग इन कलर। कलर तो चेंज करता है लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के साथ। अगर बहुत डार्क वॉयलेट है या डार्क ब्लू है तो क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा बेस है। रेडिश है पूरा तो क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा एसिड है। ऑरेंज में आया या हल्के ब्लू में आया तो बोलेंगे हाँ ठीक ठाक एसिड या बेस है। ओके, तो वही चीज़ है कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर। जैसे इसके एग्जांपल क्या हुए, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन आर एग्जांपल ऑफ कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर। ये याद रखना, इट डू नॉट provide the level of strength in acid and base। एसिड और बेस में कितना स्ट्रेंथ है, कितनी लेवल पे स्ट्रेंथ है, ये नहीं बताएगा हमें, सिर्फ बताएगा एसिड है या बेस, सिर्फ चेक करने के लिए। तो ये चेकिंग के लिए ही होते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो pH पेपर होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज और मिक्स्ड इंडिकेटर्स, ये pH पेपर और सॉल्यूशन जो है वो हमें कलर चेंज के बारे में बताता है। ये हमें इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ इंडिकेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ इंडिकेशन हमको प्रोवाइड कर लेता है कि इसके क्या कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। ठीक है, अब यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, एग्रीकल्चर में, डेयरीज़ में, टेक्नोलॉजी में और मेडिसिन में। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी pH की, तो एग्रीकल्चर, इसमें एक और टर्म जोड़ लो, ह्यूमन लाइफ में। देखो ह्यूमन लाइफ से बात करते हैं, एग्रीकल्चर का तो आगे हमारे पास है ह्यूमन लाइफ से। देखो ह्यूमन लाइफ में pH की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। पहला रोल क्या कहता है कि आप खाना डेली खाते हैं, हमारे बॉडी में खाना आपको पता है
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, खाना खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है। तो मुंह में खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है, फिर पेट में जाता है, पेट में रिलीज़ होता है HCl। पेट की जो लेयर है, ठीक है, वो क्या करती है, जो आउटर लाइनिंग होती है वो क्या करती है, HCl सिक्रीट करना शुरू कर देती है। दो काम होते हैं, सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं और दूसरा जर्म्स किलिंग। अगर सोचो आप दिन भर खाते जा रहे हो फास्ट फूड, बॉडी में एक्यूमुलेट होगा बहुत ज़्यादा एसिडिक पावर। अगर बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है ना, तो क्या होगा पता है आपको, एक डिजीज़ बहुत कॉमनली हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस। बॉडी में एसिडिक कंटेंट बढ़ने से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये डिजीज़ होती है। मैं लिख लेता हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आप जंक फूड ज़्यादा मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा मत पियो। इवन अगर दांत निकाल के रखोगे ना कोल्ड ड्रिंक के अंदर, किसी का दांत टूटा और कोल्ड ड्रिंक में डाल दो, वो दांत को करोड़ करना शुरू करता है। हड्डियाँ भी सेम वही चीज़ें हैं ना, तो हड्डियों को क्या कर देगा, करोड़ करना शुरू कर देगा, हड्डियाँ पतली बना देगा। बुढ़ापे में जब जाओगे ना तो चलोगे भी तो हड्डियाँ बजेंगी आपकी, क्रैकिंग की आवाज़ आएगी। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होती है, हड्डियों में छेद हो जाता है, ठीक है। तो अवॉइड दीज थिंग, जितना पता है अच्छी होती हैं, सबको टेस्टी, मुझे भी पसंद है, लेकिन अवॉइड दीज थिंग्स जितना आप कर सको, हफ्ते में एक दिन, ठीक है, एक दिन डिसाइड कर लो कि इस दिन खाना है, बाकी दिन आप अवॉइड करो, नेचुरल जितना हो सके खाओ। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ में दूसरा, पहला तो हो गया डाइजेशन में, दूसरा ब्रश करते हो, बिल्कुल करते हैं, सभी करते हैं। ब्रश में बेस होता है, राइट। अब माउथ में क्या चीज़ होगी, ऑब्वियसली एसिड। अब वो एसिड कहाँ से आया, जब आप खाना खाते हो ना तो माइक्रोब्स ग्रो होते हैं आपके माउथ में। सबको पता है कि बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं, बैक्टीरियाज रिलीज़ करते हैं एसिडिक कंटेंट उस खाने को जो आपके दांत में फंसा हुआ है, उस खाने को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, उस खाने को डाइजेस्ट करने में। अब क्या होता है, अब मान लो ये दांत हैं आपके, ठीक है, ये दांत की एक लेयर है, मान लो ये दांत है आपके पास, ठीक है, और खाना इधर फंसा हुआ है, एक सेकेंड, खाना इधर फंसा हुआ है आपका, जैसे मान लो खाना ये फंसा हुआ है, ये खाना फंसा हुआ है आपका। अब यहाँ पर एक बैक्टीरिया ग्रो करता है, ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, इस खाने को वो डाइजेस्ट कर देगा, इस खाने को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करेगा तो क्या, इस साइड का दांत भी खराब और इस साइड का दांत भी खराब, ऑटोमेटिकली वहाँ पर कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। तो बोलते हैं ना दांतों में कैविटीज़ हो गई हैं, तो कैविटीज़ क्यों हुई हैं, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आपको क्यों बोला जाता है खाना खाने के बाद ब्रश करो, क्योंकि जब आप ब्रश करोगे तो ये एक्सेस में फूड निकल जाएगा और माउथ में एसिडिक कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है, माउथ में एसिडिक कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो एसिडिक कंटेंट कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया कम ग्रो करेंगे, टूथ के लाइफ बढ़ जाएगी थोड़ा सा, करेक्ट ना। तो नेक्स्ट है टूथ कैविटीज से बचाने के लिए, ठीक है, कैविटीज से बचाने के लिए, क्लियर हो गई। नेक्स्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इन एग्रीकल्चर, अच्छा एसिडिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनो क्या है, एंटासिड है। एंटासिड जनरली कंपोज्ड ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक बेस होता है, ठीक है, जो कि एसिडिक कंटेंट को लो कर देता है। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चर में देखो क्या काम आता है। द पीएच ऑफ द सॉइल इज टेस्टेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। छोटे लेवल पे तो नहीं, लेकिन बड़े लेवल पे जहाँ पर हेक्टेयर्स में ग्रोथ होती है क्रॉप्स की, वहाँ पर थोड़ा सा, मतलब जैसे सॉइल, जैसे ये सरफेस है तो लगभग 1-2 मीटर नीचे जाके सॉइल की टेस्टिंग की जाती है। थोड़ा सा लिया, लैब में भेज दिया, ये सॉइल कैसी है, उस हिसाब से उस पर क्रॉप ग्रो होती है। हम लोग इतना नहीं, हमारा छोटा सा गार्डन होता है, हम थोड़ा सा कुछ भी ग्रो कर लेते हैं, हो भी जाता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा क्विंटल्स में ग्रो करेंगे, टन्स में ग्रो करेंगे,
उनके लिए तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस बहुत जीने मरने का हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर टेस्ट की जाती है और देखा जाता है कि जैसे अब देखो सिट्रस फ्रूट्स के लिए कैसी होनी चाहिए, अल्कलाइन सॉइल होनी चाहिए, सोल हो गया, ठीक है, सॉइल होनी चाहिए। राइस के लिए एसिडिक मीडियम की सॉइल होनी चाहिए। शुगर केन के लिए न्यूट्रल चाहिए। तो आप कोई भी क्रॉप किसी भी सॉइल पे नहीं ग्रो कर सकते हो। यानी एक बात और चीज़, जिस एरिया में एसिडिक रेन हो रही है यानी वहाँ राइस भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आप HCl जाके उड़ेल दो, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस एरिया में एसिडिक रेन हो रही है तो वहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा फार्मर्स को। तो वहाँ पर फार्मर्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं जनरली, जो स्लेट लाइम होता है ना, वो डाला जाता है फसलों में मतलब खेतों में बेसिकली, ताकि वो बेसिक कंटेंट कम हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट डेयरीज में, तो डेयरीज में आपको पता है कि पीएच अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो गया तो दूध का पनीर और पनीर का दूध नहीं, दूध का पनीर तो हो जाएगा। ठीक है। तो पीएच इंपॉर्टेंट है वहाँ भी, इंडिकेट्स पीएच फ्रॉम 6.6 इंडिकेट दैट मिल्क अब खट्टा हो गया है, दूध दही बन गया है या दूध पनीर बन गया है। ठीक है, फट गया है चीज़ें। टेक्नोलॉजी में, अब टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ है भाई, बायोकेमिकल एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड पीएच। देखो क्या होता है कि जब भी आप हायर स्टडीज़ करते हो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, और आप माइक्रोब्स को किसी भी एक मीडियम में ग्रो करवा रहे हो, तो उस मीडियम को स्टेराइल किया जाता है सबसे पहले, एक्सेस कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता वहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद कल्चर मीडिया बनाया जाता है, किसी का भी कल्चर मीडियम जहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाएँ बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। कल्चर मीडियम ग्रो किया तो वहाँ पर आपको पीएच देखना पड़ता है। बैक्टीरियल ग्रोथ एक पर्टिकुलर पीएच में होगी ना, HCl में तो ग्रो नहीं कर सकता बैक्टीरिया, राइट। तो वहाँ पर एक प्रॉपर पीएच को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है बैक्टीरियल ग्रोथ। तो वो चाहे वो एल्गा की ग्रोथ, बैक्टीरिया की हो, एल्गा की हो, फंगस की ग्रोथ हो, किसी की भी हो, वहाँ पर एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन रखना पड़ता है। तो रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट, नहीं तो रिजल्ट्स ख़राब आएंगे ना, राइट। नेक्स्ट, इन मेडिसिन में तो आप पूछो मत, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो मेडिसिन का कोई फ़ायदा भी, तो पीएच ढंग का नहीं हुआ, ठीक है, HCl की टैबलेट थोड़ी ना खाएंगे हम, या एस्ट्रोसल्फोरिक सल्फ्यूरिक एसिड की टैबलेट, आहा छेद होते हुए जा रही है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि भाई यहाँ से ये पंचर हुआ, यहाँ से ये पंचर हुआ, भाई बोले कितने छेद हुए आपकी बॉडी में, पता नहीं सर HCl की टैबलेट ली थी। तो कुछ भी टैबलेट, इवन आपके जो टैबलेट्स होते हैं, अगर आप उसको देखोगे, उसके पीछे का मैनुअल देखोगे, इंग्रेडिएंट्स देखोगे ना, तो सैलिसाइलिक एसिड, ये एसिड, वो एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे बेस होते हैं। ठीक है। तो पीएच वैल्यू टेक्स, हाँ, और ये वाला पार्ट, टेस्टिंग वाला पार्ट तो है ही, यूरिन और ब्लड सैंपल जो आपका लिया जाता है, क्या करते हैं उसका, मज़ा आ रहा है चलो पैसे ऐंठते हैं, नहीं। ठीक है, आपकी यूरिन में आपकी बॉडी के एक्सेस सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, ब्लड में ही तो सारे के सारे रिएक्शंस हो रहे हैं आपके पास, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो ब्लड में एसिडिक कंटेंट कितना है, बेसिक कंटेंट कितना है, यूरिन में एसिडिक कंटेंट कितना है, बेसिक कंटेंट कितना है, कौन से बैक्टीरियाज हैं, ये सब पीएच से ही पता लग जाता है। ठीक है। तो पीएच टेस्ट वन ऑफ द टेस्ट होता है ऑब्वियसली, आपकी बॉडी का सैंपल लेते हुए, मतलब जो आपका यूरिन और ब्लड सैंपल लेते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पीएच की बहुत सारी यूटिलिटीज़ मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ यूसेज होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने इंडिकेटर्स को समाप्त कर दिया, पीएच समाप्त कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस समाप्त होता है, राइट। बचा हमारे पास सॉल्ट्स, अगेन अ वेरी 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 थासू टॉपिक, इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये लेके आता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट्स की प्रिपरेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स भी होते हैं। एसिड से तो हो गई, रिएक्शन से तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा प्रिपरेशंस भी हैं। NaCl कैसे प्रिपेयर होता है, बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, POP कैसे प्रिपेयर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। वो हम आगे वाले क्लासेस में हम करने वाले हैं, अब ज़्यादा नहीं है इसमें, 1 या 2 सेशंस और होंगे इसके, राइट। चलो, यहाँ तक जैसे जैसे आपने अपना पेशेंस मेंटेन किया है, आगे भी करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, राइट, और दोस्तों को भी बताना, शेयर करना जितना हो सके। चलो, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।